हाँ, आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब डेफिनेटली पक्का क्वेश्चन यहाँ से आएगा। रैम और रोम, ये दो जो टॉपिक है ये अपने सिलेबस में सीधे सीधे हैं, लेकिन आपको एक प्रोसेस समझना है कि रैम और रोम क्या होते हैं, ये किसका पार्ट है, कंप्यूटर में क्या इनका इंपॉर्टेंस है ना, और कहाँ पर ये होते हैं, क्या क्या हैं। बहुत तगड़े क्वेश्चन आते हैं, किस किस लेवल के प्रश्न आते हैं। एक तो रैम और रोम की फुल फॉर्म से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, कौन सी अस्थायी है, कौन सी स्थायी है, मतलब कौन सी परमानेंट, कौन सी मतलब कि टेम्प्ररी है, किसके अंदर क्या मतलब चीज़ें सेव होती है, किसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, वगैरह वगैरह। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। रैम रोम में दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा, रैम के कितने प्रकार है, रोम के कितने प्रकार है, सारी बातें अपने समझेंगे भाई। जैसे अपन लोग कोई भी चीज़ को याद करते हैं तो हमारे यहाँ माइंड में वो सेव हो जाती है, मतलब हमारी एक मेमोरी में सेव हो जाती है, और अगर उस चीज़ को अपन बार बार रिवाइज करते रहते हैं तो अपने भी परमानेंट मेमोरी में सेव हो जाती है वो। ठीक है, अपने माइंड में भी याददाश्त करने की दो मेमोरी होती है एक तरीके से। जैसे मान लो एक टेम्प्रेरी, जिसको अपन नॉर्मली जैसे न्यूज़पेपर वगैरह देखते हैं, नॉर्मल पढ़ लिया, कोई याद थोड़ी ना करते हैं उसको, या फिर कहीं घूमने वॉक करने जाते हैं तो कोई दृश्य देख लिया, ठीक है, नॉर्मली कोई याद नहीं करते। लेकिन आप रोज़ उसी चीज़ को देखोगे, करोगे तो ऑटोमेटिक वो आपको याद हो जाएगी, आप करोगे नहीं याद। जैसे आप भगवान जी की किसी भी भगवान जी की आप जो मानते हो उनकी अगर आरती वगैरह करते हो तो आप रोजाना एक बार देख के बोलो, देख के बोलते जाओ, रोज देख देख के बोलते जाओ। एक दिन ऐसा है कि आप बिना देखे भी आप उसको बोल लोगे, क्योंकि वो परमानेंट मेमोरी में चली गई, चीज़ें सेव हो जाती है, याद हो जाती है। वैसे ही ये जो मेमोरी का ही पार्ट है, कंप्यूटर में भी चीज़ों को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी होती है, ठीक है, जिसको अपन मेमोरी बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, मेमोरी। ठीक है, इंग्लिश में, हिंदी में, कंप्यूटर में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा, मेमोरी। तो मेमोरी को क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की याददाश्त या कंप्यूटर का संग्रहशाला, मतलब स्टोरेज, या मुख्य भंडारण, मतलब कंप्यूटर का स्टोरेज बोला जाता है। इसमें चीज़ें स्टोर करके रखी जाती है, वो मेमोरी है। आप कहेंगे मेमोरी क्यों पढ़ा रहे हो, क्योंकि मेमोरी का एक पार्ट है रैम और रोम, ठीक है ना। ऐसा मान लो कि मेमोरी के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, रैम और रोम। कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा व प्रोग्राम, ठीक है, डेटा व प्रोग्राम जो हैं, डेटा प्रोग्राम रखे जाते हैं, उसे मेमोरी कहा जाता है, ठीक है ना। मेमोरी किसे कहते हैं, जिसमें कंप्यूटर का पूरा डेटा और प्रोग्राम रखा जाता है। और ये मैंने थोड़ी सी सिविल सर्विसेज वाली डेफिनेशन डाल दी कि कहीं पर आपसे अगर पूछे तो थोड़े अच्छे वर्डिंग में हो। इनपुट डिवाइस द्वारा जो डेटा और निर्देश, ये मतलब इंफॉर्मेशन या सूचनाएं बोल दो, कंप्यूटर सिस्टम को दिए जाते हैं, वो स्टोरेज मीडिया में जाते हैं। स्टोरेज मीडिया मतलब संग्रहण मीडिया, जहाँ पर कंप्यूटर में स्टोरेज मीडिया होता है, जहाँ पर सारी चीज़ें स्टोर होती है, उसके रूप में स्टोर किए जाते हैं, वही मेमोरी या स्मृति कहलाती है। ये थोड़ी अच्छी लेवल की परिभाषा है, हालांकि परिभाषा नहीं आती है, लेकिन नॉलेजेबल है, क्या पता आ जाए कभी आगे इन फ्यूचर आपके काम आएगा। तो कंप्यूटर के जिस भाग में डेटा व प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे मेमोरी कहते हैं। या फिर इनपुट डिवाइस द्वारा जो डाटा और निर्देश यानी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम को दिए जाते हैं, वो सीधा कहाँ जाता है, स्टोरेज मीडिया के रूप में जाके स्टोर होता है, वही मेमोरी या स्मृति कहलाती है। बाकी ये जो चार्ट बनाया है बड़ा काम का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चार्ट, इसको ढंग से पढ़ लेना भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में भरमार है क्वेश्चनों की। हालांकि लाइव टेस्ट लेने वाला हूँ, जब लाइव टेस्ट ले लूँगा तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो पहले मेरी बात को समझो। मेमोरी, एक्चुअली मेमोरी जो है वो दो प्रकार की अपन मान के चल रहे हैं, एक प्राथमिक यानी प्राइमरी और दूसरी सेकेंडरी यानी द्वितीयक। आपको दो मोटे प्रकार बनाने हैं, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी। दूसरी बात, प्राथमिक या प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है। मुख्य मेमोरी मतलब ये मेन है कंप्यूटर में, या फिर इसको सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहा जाता है। तीनों नाम याद करने पड़ेंगे, प्राथमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी। इंग्लिश मीडियम में प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी और सेमीकंडक्टर मेमोरी, ठीक। दूसरी द्वितीयक मेमोरी या सहायक मेमोरी या बैंकिंग स्टोर मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी या ऑक्सिलरी या फिर बैंकिंग स्टोरेज मेमोरी। ये दो प्रकार की मोटा मोटी प्राथमिक और द्वितीयक प्रकार हैं, लेकिन उनके दो अन्य नाम भी है, जिसमें प्राथमिक मुख्य मेमोरी है और ये जो है सहायक है,
मतलब हेल्प करने वाली है, मेन ये है। जैसे कि अपन मान लो एक राष्ट्रपति जी, एक उपराष्ट्रपति, है ना, वैसे ही। अब एग्जाम में प्रश्न ये आएगा कि निम्न में से कौन सी प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आता है। उसमें देखो प्राथमिक मेमोरी के अंदर देखो रैम आता है, कैशे या कैश, इसको कैशे भी बोल सकते हो, और कभी कभी यहाँ पर कैश भी लिखा आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन ढंग से करना। CACHE स्पेलिंग है, स्पेलिंग क्या है, CACHE, कैशे या कैश, है ना, कैच नहीं बोलना है। और ध्यान रखें, हाँ वापस बता देता हूँ, एग्जाम में प्रश्न क्या आया था कि रैम है, तो रैम है प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी। कैश है प्राथमिक मेमोरी। पी रोम है, EP रोम है, पी रोम है और रोम है। मेन तो रोम है, अपने कोर्स में क्या है, रोम और रैम, लेकिन ये भी अपने ही कोर्स में क्योंकि रैम के ही इनके पार्ट है, इसलिए सब कुछ अपन को पढ़ना है, ये अपने सिलेबस के अंदर है। तो पूरी बात समझो कि प्राथमिक मेमोरी के अंदर स्थायी, अब ये भी इसमें ही बड़ा कारण है, स्थायी और अस्थायी दो तरह की अपन को अलग अलग पढ़नी है। और कैश भी वैसे अस्थायी है, ये भी अस्थायी है, वैसे तो इसी का अस्थायी पढ़ सकते हैं अपन दोनों को, लेकिन अपन अलग से पढ़ लेते हैं। वरना आप चाहें तो इस कैश को या कैश को यहाँ से उठा के, यहाँ से आप उठा के इसके नीचे भी रख सकते हो भाई, ये भी एक ही बात है, क्योंकि ये अस्थायी मेमोरी ही है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अस्थायी मेमोरी का एक प्रकार है, तो बड़ी काम की चीज़ है, ध्यान से समझते हुए चलना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स आपके बन रहे हैं। तो स्थायी में तो आ जाएंगे रोम, पी रोम, EP रोम और EEP रोम, ठीक है। अस्थायी में आ जाएगा रैम और कैशे या कैश, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो प्राइमरी में कौन कौन आते हैं, दूसरा परमानेंट या फिर स्थायी में कौन कौन आते हैं। स्थायी का मतलब है नॉन वॉलेटाइल और अस्थायी को वॉलेटाइल बोला जाता है, वैसे अपन इसको परमानेंट और टेम्पररी भी बोल सकते हैं। फिर द्वितीयक या सहायक ऑक्सिलरी या बैंकिंग स्टोर मेमोरी कह सकते हैं, मतलब जिसमें अपन बैंकिंग स्टोर का मतलब जिसमें अपन डेटा को स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव ले लो, जैसे फ्लॉपी हो गया, CD DVD हो गया, मैग्नेटिक टेप हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गई, इन सब में अपन डेटा को स्टोर करके रखते हैं, अपने पास रहेगा, कंप्यूटर में डाल दिया, ज़रूरत पड़ी तो वापस निकाल दिया, फिर उसमें से साफ करके फिर डाल लिया, तो ये ऑक्सिलरी है, सहायक है हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए। जबकि ये है ना, जैसे रोम है और रैम है, ये पहले से ही कंप्यूटर में फिट करके लाते हैं अपन, ये तो निकालना करने का काम करते हैं, इसलिए इनको मेन तो इन्हीं को माना जाता है। तो ये चार्ट आपको जरूर याद करना है कि प्राथमिक में भी स्थायी और अस्थायी कौन सी है और द्वितीय में कौन सी है। 100% मोस्ट है। अब अपन एक एक के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हेडिंग लगाओ प्राथमिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वो है रैम। सबसे पहले अपन जानेंगे रैम। पहला ही बिड़ते प्रश्न आपका ये आ गया, रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब मैंने हिंदी में लिखी नहीं है, एक ही बात है, हिंदी वाले इतना तो समझते ही हैं, रैंडम, ठीक है, रैंडम और एक्सेस बोलते हैं इसको, आधा क से, ठीक है, एक्सेस मेमोरी, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जामों में आई है, अभी ताज़ा एग्जामों में RS CIT जैसे एग्जामों में तो छोटी मोटी चीज़ें आती रहती है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी मेन चीज़ फुल फॉर्म हो गई। इसके अलावा जो मैंने बातें लिखी है वो बातें ही नहीं है सिर्फ, वो सीधे सीधे छपने वाले प्रश्न हैं। कैसे, रैम की क्या खूबी होती है, इसमें इंफॉर्मेशन को, सूचनाओं को पढ़ा व लिखा जा सकता है, रीड एंड राइट बोथ। इनमें इंफॉर्मेशन को रीड भी किया जा सकता है, तो इंफॉर्मेशन को मतलब रीड एंड राइट भी किया जा सकता है, दोनों बातें। फिर अगली बात है ये अस्थायी है। अस्थायी का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने आपको बता दिया, रैम अस्थायी है, मतलब ये वोलेटाइल है, अस्थायी है, टेम्परेरी लिख दिया मैंने, वरना इसको वोलेटाइल भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, ये वोलेटाइल है, अस्थायी है। रैम कहाँ पर होती है, रैम मदरबोर्ड जो होता है अपना कंप्यूटर CPU के अंदर, उस CPU के का ये पार्ट है, तो उसमें मदरबोर्ड के अंदर जो बड़ा सा ऐसा प्लेट जैसा होता है, कभी दिखा दूंगा जब अपन MS वर्ड पढ़ेंगे तो मदरबोर्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो रैम मदरबोर्ड में लगी होती है, स्थित होती है। ये भी प्रश्न आया हुआ है, रैम स्थित होती है कहाँ पर, मदरबोर्ड में। रैम की फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम अस्थायी या फिर स्थायी, तो अस्थायी, ठीक है। रैम में सूचनाओं को सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा भी जा सकता है, पढ़ा व लिखा दोनों जा सकता है।
अभी रोम पढ़ेंगे अपन, उसमें दोनों नहीं किया जा सकता, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब एक छपने वाला प्रश्न फिर है, रैम वोलेटाइल, वो तो अपन देख लिया। रैम वोलेटाइल या उड़ने वाली मेमोरी है। वोलेटाइल या अस्थायी का मतलब क्या है, मैं बार बार कह रहा हूं, अस्थायी, स्थायी, अस्थायी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंप्यूटर जब तक चालू है, कंप्यूटर जब तक ऑन किया हुआ है, तब तक तो अपना रैम के अंदर डेटा स्टोर है। कंप्यूटर बंद, रैम का डेटा बंद, डिलीट, कुछ भी सेव नहीं हुआ, ये ध्यान रखना। इसलिए इसको सेव करना पड़ता है, तब जाके द्वितीयक मेमोरी हो जाता है, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान रखना, सेव करना पड़ता है, ऑटोमेटिक सेव नहीं होता। लेकिन रोम में जो कंटेंट चला गया वो स्थायी है, ठीक है ना। तो ये अस्थायी मेमोरी है, मतलब टेम्पररी या फिर वॉलेटाइल होती है, ये मदरबोर्ड में होती है। और वॉलेटाइल है, इसीलिए वॉलेटाइल को हिंदी में उड़ने वाली मेमोरी भी कहते हैं, क्योंकि उड़ गई, कहते हैं ना, उड़ गया डाटा, उड़ गया। तो बिल्कुल रैम वॉलेटाइल, ये सूचना सहायक में प्रश्न आया, उड़ने वाली मेमोरी है, निम्न में से उड़ने वाली मेमोरी सूचना सहायक एग्जाम में। तो वॉलेटाइल या उड़ने वाली मेमोरी कहलाती है, अर्थात सूचनाओं को तब तक स्टोर करके रखता है जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है, वरना सूचना डिलीट। समझ में आ गई? ओके। रैम के प्रकार याद करने पड़ेंगे। रैम का एक प्रकार है एस रैम। एस का मतलब स्टैटिक, बाकी वही रैंडम एक्सेस मेमोरी, बस सिर्फ एस नई चीज जुड़ी तो एस का स्टैटिक हो गया। एस रैम में क्या बात है, इस रैम को कम एज इट इज प्रश्न आया हुआ है, छपने वाला प्रश्न है, किस निम्न में से किस रैम को कम रिफ्रेश करना पड़ता है? तो ध्यान रखें, एस रैम को कम रिफ्रेश की आवश्यकता होती है। रिफ्रेश का मतलब कंप्यूटर को रिफ्रेश करना, F5 दबा के भी करते हैं अपन, या फिर राइट क्लिक करके भी रिफ्रेश कर सकते हैं। इस रैम को कम रिफ्रेश की आवश्यकता है। ये डी रैम, अगला पढ़ेंगे डी रैम। ये डी रैम की तुलना में तेज गति से कार्य करती है, इसीलिए डी रैम से थोड़ी महंगी भी है। समझ में आ गई? एस रैम सबसे मेन बात है, इनकी फुल फॉर्म मत भूल जाना। एस रैम की फुल फॉर्म, मतलब जितने चाहे एस रैम हो चाहे डी रैम हो, सभी की फुल फॉर्म पूछी जाती है। अगली हेडिंग लगाओ डी रैम, ये देखो डी रैम। डी रैम की फुल फॉर्म है डायनेमिक, बाकी तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, हो तो सेम ही है। इस रैम को भाई बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एज इट इज न जाने 10 एग्जामों में आए हुए प्रश्न, अभी लाइव टेस्ट लूंगा तब जरूर बताऊंगा कौन कौन से एग्जाम प्रश्न आए हैं। ये एस रैम से थोड़ा सस्ता है, या फिर ऐसा मान लो कि जो एस रैम और डी रैम से महंगा है, एक ही बात है। इसके भी खुद के कुछ प्रकार हैं, इसमें एडी रैम आता है, एनवी रैम आता है, डीडीआर रैम आता है, एसडी रैम आता है, ठीक है ना। ये इसी के प्रकार है, इनके बारे में कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपसे पूछा जाएगा, हालांकि ये भी बहुत ज़्यादा लेवल की बात है। लेकिन अगर आप इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सूचना सहायक जैसे एग्जामों में, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आया था कि निम्न में से कौन सा डी रैम का उदाहरण नहीं है, तो ये डी रैम के उदाहरण है। इसमें देखो डी रैम तो कॉमन है, ये डी रैम तो जुड़ गया, ये डी रैम। एनवी रैम है, इसमें एनवी डी रैम हो गया तो नॉन वोलेटाइल, बाकी रैम तो रैम ही रहेगा। इसमें ए जुड़ा है तो ए का हो गया ए और सिंक्रोनोज। इसमें एस जुड़ गया तो सिंक्रोनोज वापस वही है, बाकी डी रैम का डी रैम ही है। उसमें ए का सिर्फ ए लग गया, इसमें दोनों में सेम स्पेलिंग है, सिर्फ इसमें ए नहीं है, इसमें ए नहीं है, बस तो याद हो जाएगा। एडी रोम, एनवी रैम, एडी रैम, एनवी रैम, डीडीआर रैम और एसडी रैम, ये इसी के सिर्फ प्रकारों के नाम याद कर लेना, याद हो जाते हो तो वैसे कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ए एनवी डी एस, एडीएस एनवी कैसे भी कर लेना, ये डी रैम के ही प्रकार हैं, बाकी मेन तो वही है डी रैम की फुल फॉर्म, और किसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है और किसको कम रिफ्रेश करना पड़ता है, दोनों में से कौन महंगा कौन सस्ता, सारी बातें आपके सामने हैं। देखो, इसको कम रिफ्रेश करना पड़ता है जबकि डी रैम को ज़्यादा रिफ्रेश करना पड़ता है। ये एस रैम थोड़ा महंगा है क्योंकि इसकी गति भी, स्पीड भी तेज है, ये उससे थोड़ा सस्ता है। इसके बाद में नंबर 2 पढ़ते हैं, सबसे गजब, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, रैम कंप्लीट होने के बाद में रोम। सबसे पहला काम, रोम की फुल फॉर्म क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। अब अपन ने रैम कंप्लीट करने के बाद में ये पढ़ रहे हैं, इसमें सूचनाओं और डेटा को ओनली पढ़ा जा सकता है, जबकि उसके अंदर पढ़ा व लिखा दोनों जा सकता था ना। लेकिन ध्यान रखें, प्रश्न छपे हुए हैं, ये रिपीट है,
कि निम्न में से किन में इंफॉर्मेशन को या सूचनाओं के या डेटा को ओनली पढ़ा जाता है तो वो रोम है, ओनली पढ़ा हुआ लिखा दोनों जाता है तो रैम है। कोई बदलाव किया जा सकता है क्या? जी नहीं। क्यों? क्योंकि ये स्थायी है। और जो परमानेंट है उसमें आप नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है मतलब इसको क्या लिखेंगे इंग्लिश, दूसरा नाम क्या है इसका? ये नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना। मतलब आप इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये तो जब कंप्यूटर फिट करते हैं, वो सीपीयू सजा के भेजता है अपन को, उसी टाइम रोम बिल्कुल टकाटक होके आती है, आप उसके बाद कुछ नहीं कर सकते। इसमें सूचनाओं को ओनली पढ़ा जा सकता है, कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। ये नॉन वोलेटाइल यानी कि अपरिवर्तित है, ये स्थायी मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, इसमें जो डेटा है वो सेव हो जाएगा। तो क्या कंप्यूटर के साथ में रोम का और भी कहीं पर यूज है क्या? बिल्कुल है। कैलकुलेटर में भी रोम का यूज होता है, वीडियो गेम के अंदर भी रोम का यूज होता है, डिजिटल जो कैमरा होता है उसके अंदर भी रोम का यूज होता है। बहुत बड़ी बात है। रोम में रखा डेटा, जो भी रोम के अंदर डेटा है वो रोम के निर्माण के समय ही स्टोर कर दिया जाता है, बाद में कुछ भी। तभी तो मैंने कहा ना कि जब कंप्यूटर के अंदर रोम को रखा जाएगा सीपीयू के अंदर, तो उसी टाइम पर रोम में डेटा को सजा दिया जाएगा, उसके बाद में इसमें कोई फेरबदल नहीं किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना है। फिर जैसे रैम के प्रकार अपने पढ़े, एस रैम, डी रैम, ठीक है, वैसे रोम के भी प्रकार हैं 3। कौन कौन से? एक तो पी रोम, छप गया प्रश्न, क्या छपा? पी रोम का पूरा नाम है, मतलब फुल फॉर्म में इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, पटवार, सूचना सहायक, RSCIT, CET सभी एग्जामों में छपने वाले प्रश्न है। 10 प्रश्नों का बड़ा वेटेज होता है। प्रोग्रामेबल, बाकी तो रीड ओनली मेमोरी तो आपको पता ही है। प्रोग्रामेबल पी का नाम याद करना है, बाकी तो रोम तो अभी याद किया, कर लिया अपने। रीड ओनली मेमोरी, वैसे भी इसमें साफ लिखा हुआ है रीड, मतलब ओनली रीड कर सकते हो, इसमें राइट नहीं कर सकते। इसमें स्टोर डेटा को या प्रोग्राम को, इसमें स्टोर डेटा को या प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को, तीनों बातें याद करना। इसमें स्टोर डेटा को या प्रोग्राम को या फिर सॉफ्टवेयर को कभी हटाया नहीं जा सकता। ध्यान रखें, कभी भी हटाया नहीं जा सकता। मतलब ये है कि ये रोम, देखो इसको बोला जाता है रोम, W साइलेंट रहेगा, रोम, व्रोम वैसा वह है लेकिन वह साइलेंट, रोम मतलब राइट वंस रीड मेनी। लिखा मतलब एक बार जो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया तो फिर वही रहेगा, लेकिन हाँ रीड मेनी टाइम आप यूज कर सकते हो। इसीलिए छपा हुआ प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी राइट वन रीड मेनी। ये 100% एज इट इज हूबहू वर्डिंग आपके एग्जाम में आई हुई है, तभी तो मैं कहता हूं ऑथेंटिक कंटेंट है ये। बड़ी मेहनत, मुझे टाइम जरूर लगता है क्योंकि मैं हैंड रिटन नोट्स बनाता हूं, हाथ से लिखता हूं, ऑथेंटिक सोर्सेज से कलेक्ट करके चीज़ों को अप टू डेट करके, इसलिए थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन चिंता न करें, कोर्स सब ज़बरदस्त तरीके से कर लेंगे। तो रोम की फुल फॉर्म क्या है? राइट वंस रीड मेनी के रूप में कार्य करती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है। अगला जो प्रकार है वह ईपी रोम। अब रोम तो वही है, रोम तो वही है, रीड ओनली मेमोरी, बट ई का मतलब इरेजेबल, पी का मतलब प्रोग्रामेबल, इरेजेबल प्रोग्रामेबल, बाकी रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म, एक की भी फुल फॉर्म मिस मत कर देना, ठीक है। इसमें डेटा को या प्रोग्राम को या सॉफ्टवेयर को, सेम जो थ्योरी वो की वो थ्योरी, उसको पराबैंगनी किरणों जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज, इंग्लिश मीडियम वाले चिंता नहीं करे, बैठा हूं ना मैं, अल्ट्रा वायलेट रेज के माध्यम से हटाकर बर्न किया जाता है, इसलिए इसे पराबैंगनी ईप्रोम भी कहा जाता है। पराबैंगनी ईपीरोम, ठीक है, ईपीरोम तो है ही, ईपीरोम तो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल। तो ध्यान रखने, पराबैंगनी ईपीरोम या पैराबैंगनी अल्ट्रावायलेट ईपीरोम भी कहते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या आएगा कि निम्न में से कौन सा रोम ऐसा है जिसको पराबैंगनी किरणों से बर्न किया जाता है, नष्ट किया जाता है, जलाया जाता है, मान लीजिए, तो वो है पराबैंगनी, सॉरी वो ईपीरोम।
अगला डबल ई पी रोम। डबल ई का मतलब है इलेक्ट्रिकली, और अगले का तो वो इरेजेबल है जो इसका इरेजेबल था। तो इजी है फुल फॉर्म याद करना, भी थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना है। उसके अंदर इरेजेबल प्रोग्रामेबल, इसमें ई का मतलब वही इरेजेबल है, बट पहले वाले ई का मतलब इलेक्ट्रिकली है। तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल मतलब लाइट के माध्यम से, इलेक्ट्रिक के माध्यम से किसी चीज को इरेज करना। इरेज करने का मतलब क्या होता है? मिटाना। कहता ना तो इरेजर देना, इरेज करना है मुझे, मतलब मिटाना है। तो इसमें स्टोर डेटा को, सेम टू सेम प्रोग्राम को, सॉफ्टवेयर को विद्युत पल्स, नाम लिखा ना इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकल मतलब विद्युत, लाइट, बिजली, विद्युत पल्स के माध्यम से हटाकर पुनः बर्न किया जाता। हालांकि आजकल के मदरबोर्ड में अधिकांश डबल ईपी रोम का ही प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, डबल ईपी रोम, ठीक है ना, इसी के जो है डबल ईपी रोम का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है कि पुनः बर्न किया जाता है, मतलब किरणों के माध्यम से हटाकर पुनः बर्न कर दिया जाता है। बर्न का मतलब ये है कि फिर से नया बना दिया जाता है, ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। तो नया बना दिया जाता है, हटाकर डेटा को फिर से भर दिया जाता है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, वेरी इंपॉर्टेंट है। पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और ये इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये जरूर आपको ध्यान रखना है। प्राथमिक या प्राइमरी, जो अपने शुरू में चार्ट पढ़ा था, उसमें सारी बातें अच्छे से कंप्लीट हो गई आपके। स्थायी पढ़ रहे हैं अपन, रोम पढ़ लिया, पी रोम, ईपी रोम, डबल ई रोम, ये इसी के प्रकार है तीनों के तीनों अपने पढ़ लिए, चारों की चारों बातें कंप्लीट हो गई स्थायी वाली। इसमें मैंने रैम पढ़ लिया, और कैश या कैश, चलो पहले ये पढ़ा देता हूँ। तो आप चाहें तो लाइन वाइज पढ़ सकते हो, वरना मैंने इसको लास्ट में लिखा है। ये देखो, ये रहा कैश या कैश मेमोरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। कैश या कैश मेमोरी, CACH, कैचे नहीं बोलना है, कैश है वो। कैश मेमोरी आकार में छोटी होती है, लेकिन मुख्य मेमोरी, जो मेन मेमोरी है ना अपने फर्स्ट बस पढ़ी प्राथमिक वाली, उस मेन मेमोरी से बहुत ज्यादा तेज होती है। हालांकि ये भी अस्थायी होती है, वो अपने पढ़ लिया अभी। कंप्यूटर बंद तो नो डाटा, कंप्यूटर बंद तो खत्म, तभी तो अस्थायी है ना, क्योंकि इसमें कोई भी डेटा सेव नहीं होता, सेव करना पड़ेगा, तो फिर वो सेव होने के बाद हम द्वितीयक में जाता है। ये मुख्य मेमोरी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ज्यादा। कैश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कैश मेमोरी तो छपेगा प्रश्न, ठीक है। ये मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच स्थित होती है। इसका उपयोग बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा एवं निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। अपन जो भी चीज करते हैं वो सब कैश मेमोरी होती है। तो ताजा करते हैं, कुछ लिखा हटाया, कुछ लिखा हटाया, सारा का सारा संभालने वाले काम कौन करती है? कैश या कैश मेमोरी। ये मुख्य मेमोरी व सीपीयू के बीच में स्थित होती है। इसका उपयोग बार बार प्रयोग में आने वाले डाटा और निर्देशों को संग्रहित करने, संग्रहित का मतलब है स्टोर, ठीक है ना, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, स्टोर करने में किया जाता है। मुख्य मेमोरी एवं प्रोसेसर के बीच गति में कोई अवरोध हो, स्पीड में कोई रुकावट आ जाए, स्पीड में अवरोध का मतलब क्या होता है? रुकावट, ठीक है ना, कोई हर्डल्स प्रॉब्लम्स आ जाए तो उस रुकावट को दूर करने के लिए कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। छपा हुआ प्रश्न एज इट इज लाइन लिखी हुई है कि मुख्य मेमोरी और प्रोसेसर के बीच में उसको गति को लेकर अवरोध पैदा हो जाए, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो उसमें कौन सी मेमोरी होती है? तो वह कैश मेमोरी। फिर है कैश मेमोरी का एक्सेस टाइम जो होता है वो 15 से 25 नैनो सेकंड होता है। तभी तो सबसे कम एक्सेस टाइम है इसका। एक्सेस टाइम, गति बहुत तेज है इसकी। एक्सेस टाइम मतलब प्रोसेस करना, कोई भी चीज डाली उसको जल्दी से प्रोसेस करता है ये। तो कैश मेमोरी का एक्सेस करना, किसी चीज को एक्सेस टाइम बहुत कम है, 15 से 25 नैनो सेकंड होता है, जबकि जो मुख्य मेमोरी है वो उस खुद का ही 80 नैनो सेकंड है। ये सोचिए आप, इसलिए प्रश्न आया हुआ है कि सबसे कम एक्सेस टाइम किसका, इनमें से कौन कौन सी मेमोरी है? तो रैम, रोम, ये सब मुख्य मेन मेमोरी, ये सब वर्ड आएंगे। तो आपको कैश मेमोरी पर टिक करना है। कैश मेमोरी के जो एक्सेस टाइम है वो 15 से 25 नैनो सेकंड होता है, सबसे कम होता है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अपन ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया कि जो अपने पूरा सिस्टम सीखा था, ये वाला, ये पेज अपना, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपन बात करेंगे द्वितीयक की। द्वितीयक में जितनी भी चीज़ें आ रही है, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टैप, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लैश मेमोरी, ये सब अपन इसके अंदर द्वितीयक के अंदर पढ़ेंगे। तो हेडिंग लगाओ,
द्वितीयक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी। इसमें क्या क्या खास बातें हैं कि इसमें वह डेटा रखा जाता है जो जिस डेटा की सीपीयू को वर्तमान में आवश्यकता नहीं है। डीवीडी प्लेयर है, पेन ड्राइव है, उसको अभी वर्तमान में कंप्यूटर को जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अपन को इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़ी तो अपन उसको उसके अंदर डाल के रख लेंगे, तो आगे अपन काम में ले लेंगे। ठीक है, तो आवश्यकता नहीं है, तथा आवश्यकता होने पर इसे मुख्य मेमोरी में कॉपी करके यूज किया जाता है। इसकी स्टोरेज क्षमता अधिक और डाटा को एक्सेस करने की गति कम होती है। इसकी स्टोरेज क्षमता तो ज्यादा होती है, लेकिन डाटा को एक्सेस करने की गति थोड़ी कम होती है, और वो तो अपन ने पढ़ लिया अभी। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ प्रकार है भाई, जो भी अपन ने लिख रखे हैं ना पूरे। मैग्नेटिक टेप पहली, तो मैग्नेटिक टेप दिखने में कैसी दिखती है? जो टेप रिकॉर्डर की कैसेट होती थी ना, वैसे कैसेट की तरह टेप रिकॉर्डर की कैसेट के रूप में दिखने वाली इस टेप में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैंने जो बात लिखी है, प्लास्टिक के फीते। ठीक है, प्लास्टिक के फीते का प्रयोग किया जाता है, और इस फीते पर चुंबकीय पदार्थ होता है मैग्नेटिक ऑक्साइड, इसकी एक पॉलिश की जाती है। आपने देखा होगा जो सीडी होती है, जो कैसेट होती है, उस पर एक प्लास्टिक का फीता होता है, और उस फीते पर मैग्नेटिक ऑक्साइड की पॉलिश की जाती है, चिकना चिकना सा लगता है ऊपर से। और इसके जो एक्सेस टाइम है, जो एक्सेस करने में टाइम लगता है, उसको बीपीएस में मापा जाता है। ठीक है, बाइट पर सेकंड, बाइट पर सेकंड में मापा जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है मैग्नेटिक टेप, भूल मत जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क, इसमें डेटा रैंडमली एक्सेस होता है, मतलब फास्ट, और जब काम रैंडमली होगा कि कभी ये, तो उसमें सीक्वेंस नहीं देखा जाता। जैसे ये तो सीक्वेंस वाली है। अच्छा सुनो, ये जो है ना मैग्नेटिक, इसको अपन सीक्वेंशियल बोल सकते हैं। ये तो सीक्वेंशियल है। सीक्वेंशियल का मतलब है ये सीक्वेंस से करती है काम, सीक्वेंस से कहाँ चलता है इसका काम, ये सीक्वेंस से काम करती है, मतलब लाइन वाइज प्रोसेस, बिल्कुल पहले ये सीक्वेंशियल कहलाती है। इसका नाम भी सीक्वेंशियल है, लेकिन मैग्नेटिक रैंडमली है। इसमें क्रमबद्ध यानी सीक्वेंस को ध्यान में नहीं रखा जाता। सीक्वेंस में पढ़ना जरूरी नहीं है, रैंडमली पढ़ ले कि बस ये आ रही है जो भी आया। ठीक है ना, ध्यान रखना, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सी सीक्वेंशियल है या फिर सीक्वेंस में चलती है, क्रमबद्ध चलती है। तो क्रमबद्ध तो मैग्नेटिक टेप, जो टेप रिकॉर्डर की कैसेट के रूप में होती है, लेकिन ये मैग्नेटिक डिस्क जो है ये सीक्वेंस में नहीं चलती है, रैंडमली एक्सेस होता है इसमें। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें हार्ड डिस्क आती है, सुन भी रखा होगा आपने, हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन भी इतने सारा जो डेटा मैं आपको पढ़ाता हूँ, इसको मैं स्टोर करके हार्ड डिस्क में डाल देता हूँ, ताकि इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो उसमें से यूज़ कर लेंगे। वरना कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर इतना अपने पास स्पेस नहीं होता। एक बड़ी सी 1 TB 2 TB 4-5 TB की हार्ड डिस्क रख लो, उसमें डेटा को डाल लो। हार्ड डिस्क बड़ी काम की चीज़ है। इसका आविष्कार जो किया था 1956 में IBM कंपनी, जो अपन ने पहले पढ़ भी चुके, लैपटॉप वगैरह बनाने वाली कंपनी, IBM कंपनी अमेरिका की। इस IBM कंपनी के द्वारा 1956 में हार्ड डिस्क का आविष्कार किया गया। बहुत ही बड़ी काम की चीज़ है। हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी हालांकि सीगेट है। देखो, मैंने सूचना सहायक तक के एग्जामों की तैयारी के लिए आपको नोट्स दे दिए हैं। ज़िंदगी सफल हो जाएगी, चाहे आप RSCIT, CET, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वीडियो, पटवार और सूचना सहायक तक के कोई सा भी एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर का सिलेबस हो, आराम से फाइट करो। कोई भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बाहर नहीं जाना। इसलिए मैंने सारी बातें जोड़ी हैं कि वैसे तो ये जो है IBM कंपनी ने इसका आविष्कार किया था, लेकिन हार्ड डिस्क की सबसे बड़ी निर्माता कंपनी अगर देखें जो ज़्यादा बल्क में बनाती है, वो आपकी सीगेट है। ठीक है ना। और हार्ड डिस्क की गति को नापा जाता है, जैसे उसको मेजरमेंट किया जाता है, वो किया जाता है RPM में, रिवोल्यूशन पर मिनट, वो है बाइट पर सेकंड। तो ध्यान रखिए कितनी बार रिवोल्यूशन हुआ, रिवोल्यूशन पर मिनट में मापी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है RPM। ओके, जैसे गाड़ी में RPM होता है ना, वैसे हार्ड डिस्क बनती कैसे है, तो हार्ड डिस्क अनेक प्लेटों से मिलकर बनी होती है। इन सभी प्लेटों की दोनों सतह पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड, ठीक है, लोहा, आयरन ऑक्साइड का लेप किया जाता है। तब मतलब कंप्लीट प्रोसेस। ये भी वर्डिंग आती है कभी कभी कि हार्ड डिस्क में किसका लेप किया जाता है, किस में मैग्नेटिक ऑक्साइड का किया जाता है, किस में आयरन ऑक्साइड का किया जाता है ना, और किसके अंदर एल्यूमिनियम का यूज किया जाता है। सभी बातें आपको बहुत जरूर ध्यान रखनी है।
किस में प्लास्टिक फीते का प्रयोग किया जाता है, सारी बातें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है फ्लॉपी डिस्क। ये माइलर प्लास्टिक होता है, उस प्लास्टिक की बनी होती है और ये वृत्ताकार होती है, मतलब सर्कुलर शेप में होती है, ठीक है ना, ये सर्कुलर डिस्क होती है। और फ्लॉपी डिस्क ध्यान रखना धूप और मिट्टी से खराब हो जाती है, इसलिए फ्लॉपी डिस्क को धूप व मिट्टी से बचा कर रखा जाता है। बहुत बेहतरीन बातें हैं। फ्लॉपी डिस्क के दो प्रकार है, कौन कौन से, एक तो माइक्रो फ्लॉपी होती है, एक मिनी फ्लॉपी होती है। माइक्रो फ्लॉपी और मिनी फ्लॉपी। माइक्रो फ्लॉपी का आपको ज़्यादा कोई डीप नॉलेज नहीं करना, बट हाँ कुछ बातें याद करनी है कि इसका डायमीटर या व्यास कितना होता है, तो 3.5 इंच, ठीक है ना, 3.5 इंच की स्पेलिंग तो खैर आप जानते ही होंगे, INCH इंग्लिश मीडियम वाले। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी यानी कि भंडारण क्षमता वो होती है 1.44 MB से 2.8 MB। यहाँ पर MB का मतलब मेगाबाइट है, MB की फुल फॉर्म क्या होती है, मेगाबाइट। और मिनी फ्लॉपी का डायमीटर व्यास जो है वो है 5.25 इंच और जो भंडारण क्षमता है, स्टोरेज कैपेसिटी है, वो 1.2 मेगाबाइट MB, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये फ्लॉपी डिस्क भी अपनी कंप्लीट। और अब मैं कुछ बातें और बताना चाह रहा हूँ कि जो अपने चार्ट बनाया था, आप चार्ट को लेके बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अपने इसमें क्या पढ़ा, फ्लॉपी डिस्क पढ़ ली और अपने हार्ड डिस्क पढ़ ली, मैग्नेटिक टेप पढ़ ली, ठीक है। अब ये CD DVD ये पेन ड्राइव वगैरह ये सब प्रकार हैं, एक अंदर और प्रकार बना दिया मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, ऑप्टिकल डिस्क कहलाती है ये। तो नंबर 3 लगा लेना ऑप्टिकल डिस्क, उस चार्ट पे मत जाना, चार्ट तो खैर है ही है, उसी में ऑप्टिकल डिस्क में आती है CD। पहला उदाहरण CD का है। ऑप्टिकल डिस्क का मतलब है प्रकाशीय डिस्क। तो बात एक ही है, CD DVD अपन पढ़ेंगे तो एक हेडिंग और लगा लो, ऑप्टिकल डिस्क का ही प्रकार है, इसको ऑप्टिकल डिस्क ही बोला जाता है। सबसे मेन बात तो यह है कि CD की फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछी है, ठीक है। कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी सर्कुलर होती है, वृत्ताकार होती है और पॉलीकार्बोनेट की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारी बातें। CD में डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए लेजर तकनीक का प्रयोग किया जाता है और एल्यूमिनियम पदार्थ की इस पर पॉलिश की जाती है। जैसे मैग्नेटिक ऑक्साइड है, वैसे इस पर एल्यूमिनियम की परत बिछाई जाती है, मतलब लेप किया जाता है। स्टोरेज कैपेसिटी लास्ट 700 MB है, ये आप सबको पता होगा, मेगाबाइट, 700 मेगाबाइट होती है CD की कैपेसिटी। और CD को किस में डाला जाता है, अच्छा ये भी क्वेश्चन बेसिक पूछा गया। जो आपके अगर कंप्यूटर के अंदर आपका CPU है, उसमें एक साइड में CD ड्राइव होता है, उसमें CD को डाल देते हैं, वो अंदर चला जाता है। तो ध्यान रखें, CD को CD ड्राइव या फिर DVD ड्राइव में लगाया जाता है, ये भी बेसिक प्रश्न है, ध्यान रखना, ठीक है। एक नोट लिखा है मैंने, किसी भी डिस्क चाहे वो CD हो चाहे DVD हो, उसमें डाटा कॉपी करने की जो प्रक्रिया है उसको बर्निंग कहते हैं। अभी मैंने आपको बर्न का मतलब बताया, बर्न मतलब जलाना है ना, लेकिन बर्न मतलब जलाना होता है नॉर्मल वर्ड में, वैसे बर्न का मतलब जलाना नहीं है। वैसे बर्न का मतलब है किसी भी चीज को कॉपी करना। भाई जैसे पराबैंगनी रेस है, उसको हटाकर फिर से बर्निंग की जाती है, मतलब उसको फिर से कॉपी किया जाता है डेटा को, ठीक है, डाला जाता है। लेकिन आप अपन वैसे नॉर्मली बर्न का मतलब जलाना खत्म करना होता है, लेकिन वो इंग्लिश में है। कंप्यूटर की भाषा में बर्निंग का मतलब क्या हुआ कि किसी भी डिस्क में डाटा कॉपी करना, ठीक है ना। जैसे अपन ने वहां पर ही पढ़ा था, कहां पर, ये चीज अपन ने यहां पढ़ी थी ना, कि जिसके अंदर पराबैंगनी किरणों के माध्यम से, ठीक है, जैसे यह पढ़ा था अपन ने, ये देखो बर्न किया जा सकता है, बर्न किया जा, इसका मतलब क्या हुआ कि पराबैंगनी किरणों के माध्यम से हटाकर पुनः बर्न किया जाता है। एक बार हटा दिया, फिर से उसमें कॉपी कर दिया, डेटा डाल दिया। वैसे इसको विद्युत पल्स के माध्यम से हटाकर फिर से पुनः बर्न कर दिया, मतलब डेटा कॉपी कर दिया, ये चीज है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये प्रोसेस कहलाती है बर्निंग। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी भी डिस्क चाहे CD ड्राइव हो चाहे DVD ड्राइव हो, उसमें डाटा कॉपी करने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको बर्निंग या बर्न कहा जाता है। इसके बाद में नंबर 2 है DVD। सबसे बड़ी बात, जैसे CD की फुल फॉर्म पढ़ी थी, DVD की फुल फॉर्म पढ़ लेना, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क, दोनों ही सही है। DVD की फुल फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये आती है ऑप्शन में।
डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या फिर डिजिटल वीडियो डिस्क। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका डायमीटर कितना होता है भाई, 4.7 इंच होता है। स्टोरेज कैपेसिटी या भंडारण क्षमता कितनी होती है, 4.7 GB टू 17 GB, 4.7 GB से 17 GB की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। फिर नंबर 4 आ जाता है ब्लू रे डिस्क, जिसको फुल फॉर्म है बीडी डिस्क, ब्लू रे डिस्क या बीडी डिस्क। इसमें डेटा को रीड एंड राइट करने के लिए ब्लू वॉयलेट किरणें, जैसे वो यूवी किरणें पटकी जाती अल्ट्रा वायलेट, वैसे ब्लू वॉयलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है बर्न करने के लिए या फिर रीड राइट करने के लिए। स्टोरेज कैपेसिटी इसकी भी 25 GB से 50 GB है भाई, बहुत अच्छी स्टोरेज कैपेसिटी है। GB की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट, ठीक है ना। GB की फुल फॉर्म क्या होती है, गीगाबाइट फुल फॉर्म होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है। GB गीगाबाइट, MB मेगाबाइट, ठीक है। ओके, तो BD डिस्क का ध्यान रखना, स्टोरेज कैपेसिटी ज़बरदस्त है और DVD की 4.7 से 17 GB तक पहुंच सकती है अलग अकॉर्डिंग टू वो। और लास्ट एक प्रकार और दे दिया भाई अपन ने, इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज मेमोरी डिवाइस, जिसमें पेन ड्राइव आ जाती है। USB, जिसका फुल फॉर्म मत भूल जाना, यूनिवर्सल सोशल बस, बहुत बार पूछा गया है। USB की फुल फॉर्म, जो पिन लगाते हैं ना USB वाली, वो तो पेन ड्राइव, USB और फ्लैश। ये फ्लैश जो है, ये मोबाइल जो सेल फोन होता है अपने, उसमें स्टोरेज के लिए काम आता है, बड़ी काम की चीज़ है। मैंने कहा था ना, आज का सेशन नहीं है, सेशनु का सेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लासों की क्लास है ये, ढंग से पढ़ लेना, ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैंने कुछ बातें आपको बताया, हमेशा लिखता हूँ अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट, जो आपको लास्ट में लिखना है। टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया रैम रोम का। कंप्यूटर में किसी फाइल के आकार को कम करना फाइल कंप्रेशन कहलाता है, कंप्रेशन करना, और फाइल के आकार को बढ़ाना डीकंप्रेशन करना होता है। बड़ी काम की चीजें हैं। मेमोरी माप, अगर मेमोरी को मापना है, मेजरमेंट करना है, तो सबसे छोटी इकाई बिट होती है, ठीक है ना। और कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा या सूचना या किसी भी एक अक्षर को अगर आपको स्टोर करना है, तो स्टोर करने की सबसे छोटी इकाई या यूनिट बाइट कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। मेमोरी की सबसे बड़ी इकाई या यूनिट, इंग्लिश में इकाई क्या बोलते हैं, यूनिट, वो होती है जियोप बाइट, GPB, जियोप बाइट, GPB उसे कहा जाता है। इसके अलावा मेमोरी का संग्रहण बड़ी काम की चीज है उसकी, ये वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई इसको, वेरी 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 वेरी, 3 बार क्यूब लिख दिया मैंने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना कि मेमोरी का संग्रहण यानी स्टोरेज क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी, संग्रहण क्षमता के आधार पर क्रम, ये क्रम है भाई, ठीक है ना। बढ़ते क्रम में लिखा है, सबसे ऊपर रजिस्टर मेमोरी, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम या रोम है, फिर द्वितीयक। द्वितीयक में चारों प्रकार जो भी पढ़े थे ना अपने, चारों प्रकार द्वितीयक है, वो सारे के सारे प्रकार द्वितीयक वाले, चारों मान लो, चाहे सभी प्रकार कर लो, द्वितीयक के सभी प्रकार, ठीक है ना भाई। द्वितीयक मेमोरी अपने पढ़ी थी, इधर चार्ट बनाया था, DVD, CD, DVD प्लेयर, हार्ड डिस्क, वार्ड डिस्क, सब सभी प्रकार इसमें आ गए। सबसे ज्यादा अगर संग्रहण क्षमता रजिस्टर में होती है, फिर कैश में होती है, फिर रैम या रोम में होती है, फिर द्वितीयक में होती है, भूल मत जाना। अच्छा, कैश, रैम या रोम की जगह प्राथमिक भी आ सकता है कभी कभी, तो एक ही बात है प्राइमरी, क्योंकि रैम और रोम प्राइमरी में आता है। ये सीक्वेंस मत भूल जाना, इतनी बार रिपीट क्वेश्चन है जिसकी कोई हद नहीं, कभी इसको पहले लिख देगा, इसको बाद में, इसको पहले, इसको बाद में, क्रम का ध्यान रखना। रजिस्टर क्या है, कैशे पढ़ ली, रैम पढ़ ली, रोम पढ़ ली, द्वितीय के सभी प्रकार पढ़ लिए। रजिस्टर क्या है छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो, रजिस्टर मैंने यहां लिख दिया, हर चीज का एक्सप्लेनेशन आपके सामने है। रजिस्टर मेमोरी क्या है, देखो ध्यान से पढ़ो। रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर में सबसे छोटी व सबसे तेज मेमोरी होती है। यह डाटा स्टोर व ट्रांसफर की सबसे छोटी इकाई है। रजिस्टर मेमोरी को CPU का ही भाग माना जाता है। रजिस्टर मेमोरी अलग अलग बिट, जैसे कि 16 बिट हैं, 32, 64 के होते हैं, ये ध्यान रखना। संग्रहण क्षमता अच्छी है, ट्रांसफर कैपेसिटी अच्छी है, स्पीड सबसे तेज है, ये आपको ध्यान रखना रजिस्टर मेमोरी का, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बाकी कैश अपन ने पढ़ ली, तो ये चीज़ें हैं भाई, बहुत ज़बरदस्त तरीके से सेशन को अपने आज कंप्लीट किया है। कैसा लगा सेशन ज़रूर कमेंट करना।
और कंप्यूटर क्लास बहुत अच्छी चल रही है। शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो भी देख लिया, ये भी देख लिया, आउटपुट इनपुट देख लिया, बेसिक सारी चीज़ें पढ़ ली। अब 1-2 दिन के अंदर आपको टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूँगा, तो कंप्यूटर के भी लाइव टेस्ट लूँगा, इंडिया जीके के भी लूँगा, चिंता नहीं करें, बहुत कुछ तैयारी करेंगे। कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में जिसमें आपके कमेंट का जवाब दे दिया जाएगा। ठीक है, ओके।